इस बोरिंग भाषण सेशन के बाद गाने बजाने का भी प्रोग्राम है। अब तो सुन लीजिएगा ना। सबसे मुश्किल काम होता है किसी मंच की अध्यक्षता करना, और तब जब इतने सारे स्पीकर हों और जनता कुछ और सोच करके आई है। इफ्ता का प्लेटिनम जुबली है, क्या पता कि इसको पार्लियामेंट का सेशन बना देंगे हम लोग। तो दोस्तों, आप तमाम लोग इतने पेशेंस से इतनी देर तक हमारी बात सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अपने इफ्ता के सभी साथियों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया गया है, और आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, इसी मंच पे एक बार मुशायरे का कार्यक्रम हुआ था। शायर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका एक शेर मुझे याद है आज तक। उन्होंने कहा कि मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज़्यादा किसी को कम कहना। तो मैं जो बात कहूँ, मैं कोशिश करूँगा कि हूबहू कहूँ जैसे चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये मेरे लिए गैरों का मंच नहीं है। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इफ्ता का सदस्य था जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था, और बीहट इफ्ता की एक मशहूर प्रस्तुति थी अख्तर साहब के निर्देशन में, कबीरा खरा बाजार में। उस पर मैं एक बच्चे का रोल किया करता था। जब कबीर के घर में आग लग जाती है तो मैं कबीर को बुलाने के लिए जाता था। कभी जो है कोई झांकी निकल रही हो, लोधी की झांकी निकल रही हो, लोधी और मोदी सुनने में थोड़ा बराबर लगता है, तो जो है उस झांकी में कुछ काम करता था, कहीं शंख बजाता था, कहीं भीड़ का हिस्सा हो जाता था। इस तरह का रोल मिलता था। मुझे समझ में ही कभी नहीं आया कि इफ्ता के साथ गुजारे हुए वो पल कितने महत्वपूर्ण थे। बेसिक बुनियादी अंतर करने की कोशिश करता था। इफ्ता का मतलब ये है जहाँ फुहर गाना नहीं गाया जाता है, जिसके नाटक में पर्दा उठता और गिरता नहीं है। नाटक का विषय हो स्त्री से संबंधित, लेकिन पर्दा जब गिर जाए तो नागावे लोग लिपस्टिक पे डांस नहीं होता है। इफ्ता का मतलब ये है कि आप बीमारी हैं और आप एक खास प्रकार की हिंदी बोलते हैं। तो तनवीर भैया तो 1 घंटा तक बोलते थे, बोलो बोले तो उच्चारण और बर्तनी को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता था। और कब धीरे 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 आपके भीतर, जिसे आप प्रगतिशीलता कहते हैं, वो जाता जाता है, आपको पता नहीं चलता है। आप जिन रंग कर्मियों के साथ हाथ पकड़ करके चैन बना रहे हैं, कभी चापाकल बन जाते हैं, कभी भीड़ का हिस्सा होते हैं, तो धीरे धीरे आपके बीच में ये बात भी मिट जाती है कि आप अलग अलग जाति से आते हैं। आप साथ में खाने लगते हैं। और मुसलमानों को लेकर के हिंदुस्तान के भीतर जितने तरीके का पूर्वाग्रह पैदा किया गया है, वो कहीं टूटता है सबसे ज्यादा तो वो रंगमंच में टूटता है, वो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में टूटता है। और आप पूरे के पूरे बॉलीवुड को उठा करके देख लीजिए, आज भी बड़े आराम से अंतर धार्मिक विवाह होते हैं और बहुत आराम से वो अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन ये दायरा ऐसे सिकुड़ता क्यों चला गया? एक बात मैं ईमानदारी से आपको कह देना चाहता हूँ, अगर मैं अपने बचपन में इफ्ता नहीं किया होता, इंडिविजुअलिज्म के इस दौर में मैं सीपीआई में नहीं किसी और पार्टी में होता। फिर लगता है कि ये तो हो गया ऑथराइज पेट्रोल पंप, सीपीआई सीपीएम ये सब ऑथराइज पेट्रोल पंप है। मार्क्सवाद का गैस लेना है तो वहां जाके भरवाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पेट्रोल पंप के आसपास भी नहीं गुजरे, लेकिन उनके भीतर एक प्रगतिशीलता है। और खास करके जब मैं जेल से बाहर आया, आप में से बहुत सारे लोग जानते थे कि मैं जेल चला गया आज़ादी का नारा लगाने के चलते।
और वो आजादी का नारा भी मेरा नहीं, इत्तेफाक से वो नारा भी इतना का ही है जिसको मैं लगा रहा था। मैं कोई संगीतकार हूं नहीं, और गाने का तो माशाअल्लाह पूछिए ही। सवाना जी मैं आपसे भी खड़ा होता हूं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आपने अच्छा नहीं गाया, बस मैंने उस आजादी के नारे का धुन बदल दिया। मुझे लगा जवान हैं, थोड़ा जोश दिखाते हैं, थोड़ा धुन बदल दिया, मुद्दा वही रहने दिया। तो वो नारा भी मेरा नहीं है। हम जेल चले गए, जेल से जब लौट करके आए तो कई तरीके के लोगों से मिलना हुआ। खास करके जब मुंबई जाना हुआ तो मैं यंग कॉमेडियन से मिला, और उसमें से बहुत सारे लोग जो वंडरफुल काम कर रहे हैं। मतलब कई बार ये बात बिल्कुल सच लगती है। एक बड़े मशहूर कॉमेडियन हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि जब कॉमेडियन जर्नलिस्ट बन जाएं, मतलब जर्नलिस्ट कॉमेडी कर रहे हो तो कॉमेडियन जर्नलिस्ट का काम करने लगते हैं। ऐसे दौर में वो इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको सोच करके आपको लगेगा कि ये किसी ऑथराइज्ड पेट्रोल पंप से गैस लेकर के आया है, लेकिन वो किसी ऑथराइज्ड पेट्रोल पंप को जानता ही नहीं है। और मैंने पूछा कि आपने शायर को पढ़ा है? उन्होंने कहा नहीं। आपने हबीब जालिब को पढ़ा है? नहीं। आपने शाहिर को, मखदूम को पढ़ा है? नहीं। आपने अमृता प्रीतम को पढ़ा है? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आप ऑथराइज्ड पेट्रोल पंप पर पहुंचते कैसे हैं। उसका रास्ता है एकता, लिटरेचर, आप थिएटर करते हैं या किसी मूवमेंट का हिस्सा होते हैं। तो मुझे लगा कि ये इतना प्रोग्रेसिव कंटेंट कैसे जनरेट कर रहा है। हम लोग तो समझते थे कि जो हमारे पास नहीं आया है, कार्ड नहीं हमारा लिया है, वो तो प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकता है। हमको लगा ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे लोग प्रोग्रेसिव हैं। इफ्ता जब आज अपना प्लेटिनम जुबली मना रहा है, इफ्ता के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जिस आजादी की लड़ाई में शामिल होकर के, जिन अंग्रेजों को परास्त करके हमारे पुरखों ने ये आजादी हासिल की है, यदि इफ्ता के झंडे को हम बुलंद रखना चाहते हैं तो उस आजादी को हमको अक्षुण्ण रखना पड़ेगा। और इसके लिए तो तमाम लोग जो आज बिखरे हुए हैं उनको एक संगठन में ना जोड़ पाए मंजूर है, लेकिन एक आंदोलन में उनको जरूर जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इफ्ता महज एक संगठन नहीं, उसको इस देश में, आजाद भारत में आजादी की रक्षा के लिए एक आंदोलन का नाम देना पड़ेगा, एक आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आज हमारे सामने है, और ये जिम्मेवारी यदि हम अपने कंधे पे लेने को तैयार हैं, उस संवेदना को हम समझने को तैयार हैं कि हमारा समाज लगातार कहां पहुंच रहा है। यह अपने आप में कोई आसान बात नहीं है कि इस देश के भीतर नफरत आज हमारे सर पर सर चढ़ करके बोल रहा है। और स्थिति यह है कि आज किसी के मर जाने के बाद भीड़ द्वारा यदि किसी की हत्या कर दी गई हो जानवर के नाम पर, धीरे धीरे इस खबर के प्रति हम संवेदनशील होना बंद कर दिए हैं। वो नॉर्मलाइज होता जा रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार नॉर्मलाइज होता जा रहा है। दलितों, पिछड़ों, शोषितों, गरीबों, किसानों की हत्याएं नॉर्मलाइज होती जा रही है। सुन करके आपको आश्चर्य होगा, ये महज नंबर नहीं है, वो इंसान है, और उस इंसान के भीतर का एक सपना है। जब हम कहते हैं कि 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, 12,000, ये महज नंबर नहीं है। कितने इंसान मरे हैं और उनके हजारों सपने मरे हैं। और समाज की संवेदना इस स्तर पे है कि हम इस बात में लगे हैं कि 1 BHK से 2 BHK कैसे हो जाए, 2 BHK से 3 BHK कैसे हो जाए, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर कैसे हो जाए, 4 व्हीलर से लोअर मॉडल से टॉप मॉडल कैसे हो जाए। हम उस होड़ में शामिल हो गए हैं जहां हर बार शासक वर्ग बड़ी आसानी से हमारे पूरे के पूरे सपनों को निचोड़ करके, जैसे गन्ने से रस निकालते हैं तो चूस लेता, हमको मालूम नहीं चलता। एक बात ईमानदारी से बताइए हमको, इस देश में यदि हिंदू मुसलमान होगा, सवर्ण अवर्ण होगा, जात पात को नए तरीके से पुनर्स्थापित किया जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको है?
अगर समाज में ये विमर्श नहीं हो, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं हो, ऊंच नीच का झगड़ा नहीं हो, तो आप इस पे विमर्श अपने आप करेंगे ना कि इस देश में इतनी बेकारी क्यों है, इस देश में किसान का आत्महत्या क्यों हो रहा है, कलाकार को बोलने और लिखने के चलते क्यों चुप कराया जाता है, क्यों कांचनलैया साहब का किताब बंद करा दिया गया, क्यों रामानुजन की 300 रामायणार्थ जो है उसको बंद कर दिया गया। कितने प्रकार के जो आपके कल्चर की विविधता है, आप उसको जानने, समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। उस तरफ ध्यान ना जाए कि एक दिन में अंबानी साहब को 350 करोड़ का मुनाफा होता है और कोई ऐसा मिनट नहीं है इस देश में कि किसी महिला, दलित या कमजोर के साथ अत्याचार ना हुआ, FIR ना रिपोर्ट हुआ, और बड़ी मुश्किल होता है FIR का रिपोर्ट कराना। ऐसे देश में हम रह रहे हैं कि एक तरफ लोगों के हक और अधिकार को सरेआम लूटा जा रहा है और दूसरी तरफ जिनका घर बार लुटा है उनको ही आपस में लड़ाया जा रहा है। इस बात को कौन समझा सकता है? मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी कितना भी अच्छा ऑरेटर क्यों ना हो, अरे झूठ बोल करके भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इंसान को थोड़ी समझा सकता है। इंसान को समझाने और सिखाने का सबसे असरदार अगर कोई मीडियम है वो है आर्ट। और मैं ईमानदारी से एक बात आपको बता देता हूँ, और यह बात मैं प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि आदमी थिएटर किया है, सच ईमानदारी से। और बिना थिएटर की समझ का, बिना अभिनय का जनता को ऐसे जुमलेबाजी के जाल में तो नहीं फंसाया जा सकता है। ये थिएटर किया है आदमी। और उस आदमी जब ड्रेस बदलता है ना, कई बार मुझे गोविंदा का याद आ जाता है। राजा बाबू फिल्म में गोविंदा एक गाने में सब कुछ बन गया था, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, IAS, बिजनेसमैन, तो सब बन जाता है। कभी गांधी जी का चरखा लेकर के चरखा चलाने लगता है, कभी चंद्र बोस का जो है टोपी लगा लेता है। एक दोस्त ने मजाक किया कि लगे हाथों कम भगत सिंह का फांसी भी गले में लगा। ऐसे ही मजाक की बात है। और मजाक के बाद में एक बात और बता दूं, एक बार ये जो क्या बहुत मशहूर है, पटना के जितने भी रंगकर्मी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जानते हैं। एक बार लिखा जा रहा था वॉल राइटिंग पे कि PM चोर है। पुलिस आकर के पूछी गए, बेटा इसको क्या लिखा है PM चोर है? तो बोला ये थोड़ी लिखे हैं कि हमारा PM चोर है। और पुलिस वाला कहा कि हमको बुर्बक समझते हो, हमको नहीं मालूम है कि कहाँ का PM चोर है। प्रधानमंत्री का जब मैं नाम लेता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। तो अभी बैठे हुए मैंने एक शेर लिखा है, पता नहीं कितना है। आप लोग बड़े साहित्यकार लोग हैं, जुगलबंदी और तुकबंदी कह दीजिए, लेकिन हमने लिखा है कि बड़ा आसान है सत्ता के सजदे में सर झुकाना, बड़ा आसान है सत्ता के सजदे में सर झुकाना, कभी सर उठाकर देखो तो आजादी की कीमत जानोगे। और आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि गीत संगीत होगा यहाँ। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम यही है कि लोगों को यह समझाया जाए कि सवाल विपक्ष से नहीं सत्ता पक्ष से पूछा जाता है। जिसको देखिए उसको सवाल विपक्ष से पूछ रहा है। मैं कहता हूं विपक्ष का काम है सवाल पूछना और सत्ता का काम है सवाल का जवाब देना। लेकिन सत्ता सवाल पूछ रही है और विपक्ष जो है वो अपनी कारगुजारियों को छुपाने के प्रयास में लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जब संसद का विपक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तब सड़क का विपक्ष आप तमाम लोगों को बनना पड़ेगा। इसीलिए पूरे भारत से आए हुए कलाकारों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज के इस दौर में हम उस नारे को पुरजोर तरीके से लगाएं जब हम कहते हैं हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
उस नारे को बदल करके आप कलाकारों के साथ हम भी अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में संगीत हमारा नारा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। दुनिया के कलाकारों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के कलाकारों एक हो, एक हो, एक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम।